हेलो एवरीवन, वेलकम टू मस्तूरा क्लासेस। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी 11th क्लास की ज्योग्राफी की सेकंड यूनिट जो कि है भूआकृति विज्ञान। इसमें हम देखेंगे संरचना एवं उच्चावच, भूआकृति विभाजन, अपवाह तंत्र, जल विभाजक संकल्पना, हिमालय और प्रायद्वीपीय। तो इसमें हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम देखेंगे संरचना तथा भूआकृति विज्ञान। तो आइए देखते हैं, अपना चैप्टर शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मिट्टी की उर्वरता, गठन व स्वरूप अलग क्यों होता है? हम देखते हैं अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग मिट्टियां पाई जाती हैं, ऐसा होता क्यों है? तो आपने यह भी सोचा होगा कि अलग अलग स्थानों पर चट्टानों के प्रकार भी भिन्न भिन्न मिलते हैं। हम देखते हैं कि चट्टान में हमें 3 प्रकार की दिखाई देती हैं। आग्नेय, अवसादी और कायांतित चट्टानें हमें देखने को मिलती हैं। चट्टानें व मिट्टी आपस में संबंधित हैं क्योंकि असंगठित चट्टानें वास्तव में मिट्टियां ही हैं। पृथ्वी के धरातल पर चट्टानों व मिट्टियों में भिन्नता धरातलीय स्वरूप के अनुसार पाई जाती है। वर्तमान अनुमान के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग 460 करोड़ वर्ष है। इतने लंबे समय में अंतर्जात व बहिर्जात बलों से अनेक परिवर्तन हुए हैं। बहुत सारी चीजें बदल गई। अंतर्जनित बल हमारी पृथ्वी पर लगते हैं जो पृथ्वी के अंदर से लग रहे हैं, नीचे से, जबकि कुछ बाहर जनित बल लगते हैं जो पृथ्वी के ऊपर से लग रहे हैं। इन बलों के पृथ्वी की धरातलीय व अधस्तलीय आकृतियों की रूपरेखा निर्धारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आप पृथ्वी की विवर्तनिक हलचलों के विषय में भौतिक भूगोल का परिचय हमने देखी थी, जो पिछली वाली पुस्तक हमने पढ़ी थी उसमें हमने देखा था। जो विवर्तनिक प्लेटें होती हैं, हमारी प्लेट टेक्टोनिक जिसको कहते हैं, उनकी वजह से अलग अलग जो चीजें हैं वो पृथ्वी की सतह पर देखने को मिलती हैं, चाहे वो हमारे पर्वत हों, पठार हों, जो हमारे भूकंप वगैरह होते हैं, ज्वालामुखी होते हैं, वो सब हमें संरचना देखने को मिलती है। क्या आप जानते हैं कि करोड़ों वर्ष पहले इंडियन प्लेट भूमध्य रेखा से दक्षिण में स्थित थी? यह आकार में काफी विशाल थी और ऑस्ट्रेलियन प्लेट इसी का हिस्सा थी। पहले जो हमारी इंडियन प्लेट थी वो ऑस्ट्रेलिया प्लेट का हिस्सा थी, जिसकी वजह से ये दक्षिण में थी। गोंडवाना लैंड जो हमारा पूरा गोंडवाना लैंड था, गोंडवाना लैंड का हिस्सा रहा था भारत, जिसमें हमारी जो प्लेट है वो गतिमान होकर के आज की स्थिति में भारत दिखाई देता है। करोड़ों वर्षों के दौरान यह प्लेट काफी हिस्सों में टूट गई और ऑस्ट्रेलियन प्लेट दक्षिण पूर्व तथा इंडियन प्लेट उत्तर दिशा में खिसकने लगी। क्या आप इंडियन प्लेट के खिसकने की विभिन्न अवस्थाओं को रेखांकित कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। इंडियन प्लेट का खिसकना अब भी जारी है और इसका भारतीय उपमहाद्वीप के भौतिक पर्यावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव हमें देखने को मिलता है। जो हमारी इंडियन प्लेट है वो आज भी खिसक रही है, जिसकी वजह से हमें अलग अलग जो आकृतियां हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती हैं। क्या आप इंडियन प्लेट के उत्तर में खिसकने के परिणामों का अनुमान लगा सकते हैं? क्योंकि जो प्लेट है वो अभी भी दूसरी प्लेट के नीचे जा रही है, जिसकी वजह से जो खिसकना है यानी कि गतिमान में है। भारतीय उपमहाद्वीप की वर्तमान भूवैज्ञानिक संरचना व इसके क्रियाशील भूआकृतिक प्रक्रम मुख्यतः अंतर्जनित व बहिर्जनित बलों व प्लेट के क्षैतिज संचरण की अंतः क्रिया के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आए हैं। भूवैज्ञानिक संरचना व शैल समूह की भिन्नता के आधार पर भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है जो भौतिक लक्षणों पर आधारित हैं। हम 3 खंडों में भारत को बांट करके पढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय खंड, हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं, सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान, यानी कि प्रायद्वीपीय जो वाला भारत है हमारा प्रायद्वीप, उसको पढ़ते हैं। हिमालय में जो हमारी श्रेणियां हैं, पर्वत है, उनको पढ़ते हैं और फिर गंगा के द्वारा जो मैदान है उनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम प्रायद्वीपीय खंड को पढ़ते हैं कि प्रायद्वीपीय खंड में है क्या। प्रायद्वीप खंड की उत्तरी सीमा कटिफटी है जो कच्छ से आरंभ होकर अरावली पहाड़ियों के पश्चिम से गुजरती हुई दिल्ली तक और फिर यमुना व गंगा नदी के समानांतर राजमहल की पहाड़ियों व गंगा डेल्टा तक जाती हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्व में करबी एंगलोंग व मेघालय का पठार तथा पश्चिम में राजस्थान भी इसी खंड के विस्तार हैं। पश्चिम बंगाल में मालदा भ्रंश उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित मेघालय व करबी एंगलोंग पठार को छोटा नागपुर पठार से लगभग अलग करता है। राजस्थान में यह प्रायद्वीपीय खंड मरुस्थल व मरुस्थल सदृश स्तर आकृतियों से जो है ढका हुआ है। तो प्रायद्वीपीय मुख्यतः प्राचीन नाइस व ग्रेनाइट से बना है। कैम्ब्रियन कल्प से यह भूखंड एक कठोर खंड के रूप में खड़ा है। अपवाद स्वरूप पश्चिमी तट समुद्र में डूबा होने और कुछ हिस्से विवर्तनिक क्रियाओं से परिवर्तित होने के उपरांत भी इस भूखंड के वास्तविक आधार तल पर प्रभाव नहीं पड़ता है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा होने के कारण यह ऊर्ध्वाधर हलचलों व खंड भ्रंश से प्रभावित होता है। नर्मदा, तापी और महानदी के रिफ्ट घाटियां और सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत इसके उदाहरण हैं। यहाँ पर हमें जो पर्वत हैं, पहाड़ हैं और जो नदियां हैं वो इसके उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। प्रायद्वीप और मुख्यतः अवशिष्ट पहाड़ियां शामिल हैं इसमें, जैसे कि अरावली, नल्लामाला, जवादी और वेलिकोंडा, पालकोंडा श्रेणी और महेंद्रगिरी पहाड़ियां इसकी जो है उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ की नदी घाटियां उथली और उनकी प्रवणता कम होती है। इस पुस्तक में हमने जो पहली वाली पुस्तक देखी थी उसके बारे में, उसमें हमने ये सारी चीजें देखी थी, किस तरह से ये पूरी प्रक्रियाएं चलती हैं।
पूर्व की ओर बहने वाली अधिकांश नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टा का निर्माण करती हैं, जबकि इसके महानदी गोदावरी और कृष्णा द्वारा निर्मित डेल्टा इसके उदाहरण है। जो डेल्टा है, डेल्टा किस तरह का होता है वो हमने पिछली वाली जो बुक थी उसमें देखा था। हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं कठोर एवं स्थिर प्रायद्वीपीय खंड के विपरीत हिमालय और अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाओं की भूवैज्ञानिक संरचना तरुण, दुर्बल और लचीली है। ये पर्वत वर्तमान समय में भी बहिर्जनित तथा अंतर्जनित बलों की अंतर्क्रियाओं से प्रभावित है। इसके परिणाम स्वरूप इसमें वलन, भ्रंश और छेद बनते हैं। इन पर्वतों की उत्पत्ति विवर्तनिक हलचलों से जुड़ी है। तेज बहाव वाली नदियों से अपरदित ये पर्वत अभी भी युवा अवस्था में है। गॉर्ज, वी आकार घाटियां, चिपरिकाएं व जल प्रपात इत्यादि इसका प्रमाण हमें देखने को मिलता है। अब ये किस तरह से बनती है, जो आकार में वी आकार की घाटियां, यू आकार की घाटियां, वो सब हमने पिछली जो बुक थी उसमें देखा था। तो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान भारत का तृतीय भूवैज्ञानिक खंड सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदान है। मूलतः यह एक भू अभिनति गर्भ है, जिसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में लगभग 6.4 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। तब से इसे हिमालय और प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियां अपने साथ लाए हुए अवसादों से पाट रही हैं। इन मैदानों में जलोढ़ की औसत गहराई 1000 से 2000 मीटर लगभग में है। ऊपर लिखित वृत्तांत से पता चलता है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों की भूवैज्ञानिक संरचना में महत्वपूर्ण अंतर है। अब यहाँ से जो चीजें हमने पढ़ी उससे पता साफ तौर पर दिखाई देता है कि किस तरह से भारत एक पूरा देश होने के बावजूद भी अलग अलग जो भूआकृतियां हैं, भूवैज्ञानिक संरचना है, वो पूरी तरह से अलग अलग हमें देखने को मिलती है। इसके कारण दूसरे पक्षों जैसे धरातल और भूआकृति पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। भारतीय उपमहाद्वीप में भूवैज्ञानिक और भूआकृति प्रक्रियाओं का यहाँ की भूआकृति एवं उच्चावच पर महत्वपूर्ण प्रभाव भी देखने को यहाँ पर मिलता है। भूआकृति तो किसी स्थान की भूआकृति उसकी संरचना, प्रक्रिया और विकास की अवस्था का परिणाम है, यानी कि किस तरह से उसकी संरचना हुई है। जो हमें भूआकृतियां पृथ्वी पर जितनी भी आकृतियां देखने को मिलती हैं, चाहे वो पर्वत श्रेणी हो, खाली पर्वत हो, ज्वालामुखी हो, पठार हो, वो किस तरह से उसकी संरचना है, पूरी प्रक्रिया क्या रही है, उसका विकास कैसे हुआ है और किस तरह की उसकी अवस्था है, उसका परिणाम हमें देखने को मिलता है। भारत में धरातलीय विभिन्नताएं बहुत महत्वपूर्ण है। इसके उत्तर में एक बड़े क्षेत्र में ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति है। इसमें हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जिसमें अनेकों चोटियां, सुंदर घाटियां व महाखंड मौजूद हैं। जो हमारे हिमालय है, यहाँ पर हमें चोटियां देखने को मिलती हैं, पर्वतीय श्रेणियां देखने को मिलती हैं, घाटियां देखने को मिलती है, महाखंड देखने को मिलती है, महाखंड जो गॉर्ज वगैरह बनते हैं। दक्षिण भारत एक स्थिर परंतु कटाफटा पठार है। जो हमारा पठार है वो दक्षिण भारत में दिखाई देता है, जहां अपरदित चट्टान खंड और कागारों की भरमार है। इन दोनों के बीच उत्तर भारत का विशाल मैदान भी उपस्थित है, जो नदियों द्वारा निर्मित होता है। मोटे तौर पर भारत को निम्नलिखित भूआकृति खंडों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, उत्तरी भारत का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीपीय समूह। हमारे क्योंकि भारत जो है उसमें द्वीपीय समूह भी देखने को मिलते हैं, जिसमें हमें अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप जो द्वीप समूह है वो देखने को मिलते हैं। तो उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला कौन सी है? उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला में हिमालय पर्वत और उत्तरी पूर्वी पहाड़ियां जो हैं शामिल हैं। हिमालय में कई समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इसमें बृहद हिमालय, पार हिमालय श्रृंखलाएं, मध्य हिमालय और शिवालिक प्रमुख श्रेणियां हैं। अलग अलग जो पर्वत श्रेणियां हैं, हिमालय है, वो भी हमें अलग अलग भागों में बटा हुआ दिखाई देता है। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में हिमालय की ये श्रेणियां उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर फैली हुई हैं। दार्जिलिंग और सिक्किम क्षेत्रों में ये श्रेणियां पूर्व पश्चिम दिशा में फैली हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश में ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर घूम जाती हैं। मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर में ये पहाड़ियां उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हैं। बृहद हिमालय श्रृंखला, जिसे केंद्रीय क्षय श्रेणी भी कहा जाता है, कि पूर्व पश्चिम लंबाई जो है वो 2500 किलोमीटर है तथा उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई जो है इसकी 160 से 400 किलोमीटर के बीच में है, जैसा कि मानचित्र से स्पष्ट है। हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप तथा मध्य एवं पूर्वी एशिया के देशों के बीच एक मजबूत लंबी दीवार के रूप में खड़ा हुआ है। जो हमारा हिमालय है वो भारतीय उपमहाद्वीप के बीच में और मध्य पूर्वी एशिया के बीच में एक पूरी दीवार की तरह खड़ा हुआ है, जिससे हमारे जो भारत है उसको अधिक सर्दी से बचाता है। क्या आप भारतीय उपमहाद्वीप के इन देशों के नाम जो है हम यहाँ पर देख सकते हैं? यहाँ पर है हिमालय। यह हिमालय जो कि कई देशों में फैला हुआ है, न केवल भारत में बल्कि नेपाल में भी। नेपाल में इसकी चोटी दिखाई देती है। हिमालय प्राकृतिक रोधक ही नहीं अपितु जलवायु, प्रभाव और सांस्कृतिक विभाजक भी है। क्या आप दक्षिणी एशिया के देशों की भू पर्यावरण पर हिमालय के प्रभाव भी बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। क्या आप दुनिया में हिमालय जैसा भी भू पर्यावरण विभाजक ढूंढ सकते हैं?
तो यहाँ पर जो है हमें भारत की भौतिक स्थिति के बारे में जो मैप है वो दिखाया गया है। जैसे कि ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है समुद्र तल से 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हमें जो सबसे ऊंचा क्षेत्र है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पर श्रेणियाँ बताई गई हैं उच्चावच अगर हम देखें तो यहाँ पर है जो ये सब हिमालय की श्रेणियाँ हैं, लद्दाख की श्रेणी, जास्कर की श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, उत्तरी मैदान यहाँ पर आ जाते हैं जहाँ पर हमारी नदियाँ देखने को मिलती हैं। फिर यहाँ पर हमें जो है यहाँ पर भी श्रेणियाँ देखने को मिलती हैं, पर्वत देखने को मिलते हैं उत्तर पूर्व वाले क्षेत्र में। और यहाँ पर हमें जो है जो मरुस्थल है वो देखने को मिल जाता है, यहाँ पर प्रायद्वीप मिल जाता है। और ये हमें जो है वो हमें जो तट हैं कोरोमंडल तट और ये मालाबार तट इसको बोलते हैं, ये पश्चिमी तट और ये पूर्वी तट हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से जो भारत है हमारा वो पूरा बटा हुआ है भौगोलिक स्थिति के आधार पर। उत्तरी भारत का मैदान, तो उत्तरी भारत के मैदान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ निक्षेप से बना है। जो हमें मिट्टी है वो कैसे मिलती है, वो नदियों के द्वारा जो अवशेष बहा करके लाती हैं नदियाँ उन्हीं के द्वारा बनती है। तो मिट्टियाँ लेकर के आती हैं, चूंकि तीनों ही बहुत बड़ी नदियाँ हैं सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, तो अपने साथ बहुत सारा अवशेष लेकर के आती हैं जिनके वजह से जहाँ निक्षेपण करती हैं उससे मैदान बनते हैं। इस मैदान की पूर्व से पश्चिम लंबाई लगभग 3200 किलोमीटर है और इसकी औसत चौड़ाई लगभग जो है 150 से 300 किलोमीटर है। जलोढ़ निक्षेप की अधिकतम गहराई 1000 से 2000 मीटर है। उत्तर से दक्षिण दिशा में इन मैदानों को 3 भागों में बांटकर पड़ते हैं, भाबर, तराई और जलोढ़ मैदान। इनको 3 भागों में बांट देते हैं। तो जलोढ़ मैदान को आगे 2 भागों में बांटा जाता है, खादर और बांगर। तो जो जलोढ़ मैदान होता है उसको भी 2 भागों में बांट देते हैं, खादर मैदान और बांगर मैदान। भाबर 8 से 10 किलोमीटर मोटाई की पतली मिट्टी है जो शिवालिक गिरिपात के समानांतर फैली हुई है। उसके परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत श्रेणियों से बाहर निकलती नदियां यहाँ पर भारी जल भार जैसे बड़े शैल और कोलाश में जमा कर देती है और कभी कभी स्वयं इसी में लुप्त हो जाती है। भाबर के दक्षिण में तराई क्षेत्र है जिसकी चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर है। भाबर में क्षेत्र में लुप्त नदियां इस प्रदेश में धरातल पर निकलकर प्रकट होती हैं और क्योंकि इनकी निश्चित वाहिकाएं नहीं होती ये क्षेत्र अनूप बन जाता है जिसे तराई कहते हैं। यह क्षेत्र प्राकृतिक वनस्पति से ढका रहता है और विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणियों का यह घर है। तराई से दक्षिण में मैदान के जो पुराने और नए जलोढ़ से बना होने के कारण बांगर और खादर कहलाता है। इस मैदान में नदी के पूर्ण अवस्था में बनने वाली अपर्दनी और निक्षेपण स्थलाकृतियां जैसे बालूरोधिका, विसर्प, गोकुड़ झीलें और गुम्फित नदियां पाई जाती हैं। ब्रह्मपुत्र घाटी का मैदान नदी द्वीप और बालू रोधिकाओं की उपस्थिति के लिए जाना जाता है, यहाँ ज्यादातर क्षेत्र में समय समय पर बाढ़ आती रहती है और नदियां अपना रास्ता बदलकर गुम्फित वाहिकाएं बनाती रहती हैं। क्योंकि जो नदियां हैं वो बहुत ज़्यादा अपने साथ पानी लेकर के आती हैं बरसात के टाइम पर, मानसून वाले टाइम पर, तो इससे जो इनका क्षेत्र है वो बदल जाता है और यहाँ पर जो बाढ़ है, बाढ़ की स्थिति देखने को मिलती है। तो यह उत्तरी मैदान, उत्तरी मैदान में जो है हमें कृषि अधिकतम देखने को मिलती है क्योंकि कृषि के लिए में भी जो हमें धान है, धान की खेती सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है क्योंकि धान में अधिकतम सिंचाई चाहिए होती है, पानी की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, तो जो कि हमें नदियों से प्राप्त हो जाती है। उत्तर भारत के मैदान में बहने वाली विशाल नदियां अपने मुहाने पर विश्व के बड़े बड़े डेल्टाओं का निर्माण करती हैं, क्योंकि अपने साथ बहुत सारा अवशेष लेकर के जाती हैं। तो ये जब किसी समुद्र में मिलने जाती है जो इनका मुहाना होता है तो वहां पर ये एक तरह से फैल जाती हैं, अलग अलग रास्ते में बढ़ जाती हैं, जिससे डेल्टा का निर्माण होता है। सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा हमको नजर आता है। सामान्य तौर पर यह एक सपाट मैदान है जिसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 50 से 100 मीटर है। हरियाणा और दिल्ली राज्य सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक है। ब्रह्मपुत्र नदी अपनी घाटी में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है, परंतु बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले धुबरी के समीप ही है नदी दक्षिण की ओर 90 डिग्री मुड़ जाती है। ये मैदान उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बने हैं जहाँ कई प्रकार की फसलें जैसे कि गेहूं, चावल, गन्ना और जूट उगाई जाती हैं। क्योंकि यहाँ पर जो कृषि है, कृषि योग्य मिट्टी मिल जाती है, सिंचाई अच्छी मिल जाती है, जिसकी वजह से हमें ये फसलें जो हैं वो देखने को मिलती है। अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिकतम देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ की जो जनसंख्या है वो कृषि से अपना जो रोजगार है वो प्राप्त करती है। तो कृषि करने वाली जो जनसंख्या वो यहीं पर रहेगी, तो क्योंकि रहने वाली अवस्था भी बहुत अच्छी है, भौगोलिक अवस्था, इसी वजह से जो जनसंख्या घनत्व वो यहाँ पर देखने को ज़्यादा मिलता है। प्रायद्वीपीय पठार की बात करें तो नदियों के मैदान से 150 मीटर ऊंचाई से ऊपर उठता हुआ प्रायद्वीपीय पठार तिकोने आकार वाला कटा फटा भूखंड है जिसकी ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। उत्तर पश्चिम में दिल्ली, कटक, अरावली विस्तार, पूर्व में राजमहल पहाड़ियां, पश्चिम में गिर पहाड़ियां और दक्षिण में इलायची कार्डामम पहाड़ियां जिनको कहा जाता है, क्योंकि इलायची को इंग्लिश में कार्डामम कहते हैं तो इसी वजह से इसका नाम भी कार्डामम पहाड़ियां इसको कहते हैं। प्रायद्वीपीय पठार की सीमाएं निर्धारित करती हैं। उत्तर पूर्व में शिलांग तथा कार्बी एंगलोंग पठार भी इसी भूखंड का विस्तार है। यह है प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग।
जो हमको दिखाई दे रहा है। तो प्रायद्वीपीय भारत अनेक पठारों से मिलकर बना है। पठार होता कैसा है? मैदान तो सपाट होते हैं, पर्वत इस तरह के होते हैं शंकु आकार वाले, लेकिन पठार होता है मैदानी भाग से थोड़ा उठा हुआ और एक तरह से जैसे मेज होती है सपाट ऊपर से, जैसे हजारीबाग पठार, जलवायु पठार, रांची पठार, मालवा पठार, कोयम्बटूर पठार और कर्नाटक पठार। यह भारत के प्राचीनतम और स्थिर भूभागों में से एक है। सामान्य तौर पर प्रायद्वीप की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व को कम होती जाती है, जिसका प्रमाण यहाँ की नदियों के बहाव की दिशा से मिलता है। हम देखते हैं कि हमारी जो अधिकतम नदियां हैं वो जो पश्चिम से पूर्व की ओर जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हमारा भारत है उसका ढाल कुछ इस तरह से है कि जो हमारा ढाल है वो पश्चिम से पूर्व की ओर गिर रहा है, जिसकी वजह से नदियां यहाँ पर जाती हैं। अब हमें दो नदियां क्यों इधर को देखने को मिलती हैं? जो हमारी नर्मदा और तापी हैं वो तो अरब सागर में जाकर के गिरती हैं। वो इसलिए गिरती हैं क्योंकि वो घाटी से बह रही हैं, ना कि पर्वत से, इसीलिए वो नीचे को गिरती हैं। नदी के बहाव की दिशा से भी यहाँ पर मिलता है। प्रायद्वीप पठार की कुछ नदियों के नाम यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में गिरती हैं कुछ इस तरह आकृतियाँ नाम भी बताए आसान हो सकते हैं, जैसे नर्मदा, जो हमारी नर्मदा कह रही हूँ, गोदावरी, कृष्णा, ये सारी जो नदियाँ हैं वो महानदी है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जो पूर्व की ओर प्रवाहित नदियों से संबंधित है, परंतु पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियों से संबंधित नहीं है। क्षेत्र के मुख्य प्राकृतिक स्थलाकृतियों में टोर ब्लॉक, पर्वत भ्रंश, घाटियां, पर्वत स्कंद, नग्न चट्टान संरचना, टेकरी पहाड़ी श्रृंखलाएं और क्वार्टजाइट भित्तियां शामिल हैं, जो प्राकृतिक जल संग्रह के स्थल हैं। इस पठार के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भाग में मुख्य रूप से काली मिट्टी भी यहाँ पर पाई जाती है। प्रायद्वीप पठार के अनेक हिस्से भूत्थान व निमज्जन, भ्रंश तथा विभंग निर्माण प्रक्रिया के अनेक पुनरावृत्ति दौर से गुजरे हैं। भीमा भ्रंश का उल्लेख करना यहाँ पर आवश्यक है, क्योंकि वहाँ बार बार भूकंपीय हलचलें होती रहती हैं। अपनी पुनरावृत्ति भूकंपीय प्रक्रियाओं की क्षेत्रीय विभिन्नता के कारण प्रायद्वीपीय पठार पर धरातलीय विविधताएं यहाँ पर पाई जाती हैं। जो भूकंप है, भूकंप कैसे आते हैं? क्योंकि जो प्लेटें हैं वो गति करती हैं, गतिमान होने से प्लेटों के टकराने से, दूर जाने से ऊर्जा निकलती है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर कंपन पैदा होता है, उसको हम भूकंप कहते हैं। इस पठार के उत्तरी पश्चिमी भाग में नदी खड्ड और महाखड्ड इसके धरातल को जटिल बनाते हैं। चंबल, भिंड और मोरेना खड्ड इसके उदाहरण हैं। मुख्य उच्चावच लक्षणों के अनुसार प्रायद्वीपीय पठार को 3 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? दक्कन का पठार, मध्य उच्च भूभाग, उत्तर पूर्वी पठार। तो दक्कन का पठार, इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट और उत्तर में सतपुड़ा, मैकाले और महादेव पहाड़ियां हैं। पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पर अनेक नाम दिए गए हैं यहाँ, जैसे महाराष्ट्र में सह्याद्री, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी और केरल में अन्नामलाई और इलायची कार्डमम पहाड़ियां हैं। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट ऊंचे और अविरत हैं। इनकी औसत ऊंचाई लगभग 1500 मीटर की है, जो कि उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती चली जाती है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी 2695 मीटर है, जो पश्चिमी घाट की अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है और यह नीलगिरी पहाड़ियों में है। ज्यादातर प्रायद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से हुई है। पूर्वी घाट अविरत नहीं है और महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी द्वारा पतित है। यहाँ के कुछ मुख्य श्रेणियां जावादी पहाड़ियां, पालकोंडा श्रेणी, नल्लामाला पहाड़ियां और महेंद्रगिरी पहाड़ियां हैं। पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं। मध्य उच्च भूभाग, तो उत्तर पश्चिम में अरावली पहाड़ पर्वत इसकी सीमा बनाते हैं। इसके दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत उच्छिष्ट पठार की श्रेणियों से बना है, जिनकी समुद्र तल से ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। ये दक्कन पठार की उत्तरी सीमा बनाते हैं। ये अवशिष्ट पर्वतों के उत्कृष्ट उदाहरण हैं, जो काफी हद तक अपरिचित हैं और इनकी श्रृंखला टूटी हुई है। प्रायद्वीपीय पठार के इस भाग का विस्तार जैसलमेर तक है, जहां यह एक अनुदैर्ध्य रेत के टिब्बों और चापाकार बरखान रेतीले टिब्बों से ढकी है। अपने भूगर्भीय इतिहास में यह क्षेत्र कायांतरित प्रक्रियाओं से गुजर चुका है और कायांतरित चट्टानों जैसे संगमरमर, स्लेट और नाइस की उपस्थिति का इसका प्रमाण हमें देखने को मिलता है। समुद्र तल से मध्य उच्च भूभाग की ऊंचाई 700 से 1000 मीटर के बीच है और उत्तर तथा उत्तर पूर्वी दिशा में इसकी ऊंचाई कम से कम होती चली जाती है। यमुना की अधिकतर सहायक नदियां विंध्याचल और कैमूर श्रेणियों से निकलती हैं। बनास चंबल की एकमात्र मुख्य सहायक नदी है, जो पश्चिम में अरावली से निकलती है। मध्य उच्च भूभाग का पूर्वी विस्तार राजमहल की पहाड़ियों तक है, जिसके दक्षिण में स्थित छोटा नागपुर पठार खनिज पदार्थों का भंडार यहाँ पर देखने को मिलता है। जो अधिकतम जो खनिज पदार्थ हैं वो हमें छोटे नागपुर पठार में देखने को मिलते हैं।
उत्तर पूर्व पठार वास्तव में यह प्रायद्वीपीय पठार का ही एक वास्तविक भाग है। यह माना जाता है कि हिमालय उत्पत्ति के समय इंडियन प्लेट के उत्तर पूर्व दिशा में खिसकने के कारण राजमहल पहाड़ियों और मेघालय के पठार के बीच भ्रंश घाटी बनने से यह अलग हो गया था। जब पर्वत का निर्माण हो रहा था हिमालय का, तो यहाँ पर ये अलग भ्रंश घाटी के जो है इससे निर्माण होने की वजह से ये अलग हो गया था। बाद में यह नदी द्वारा जमा किए जलोढ़ द्वारा पाट दिया गया। आज मेघालय और कार्बी एंगलोक पठार इसी पठार के मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग थलग हैं। इसमें आवास करने वाली जनजातियों के नाम के आधार पर मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा जाता है। जो मेघालय का पठार है, जो कि यहाँ पर अलग अलग जनजाति बसी हुई है, तो उन्हीं के नाम पर इन पर्वत पहाड़ियों को हम जानते हैं। एक है गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ, और एक है जयंती पहाड़ियाँ। क्योंकि यहाँ पर इसी प्रकार की गारो, खासी और जयंती जो जनजाति है वो निवास करती है, इसीलिए यहाँ का नाम जो है इसके नाम पर पड़ गया। असम की कार्बी एंगलोक पहाड़ियाँ भी इसी का विस्तार हैं। छोटा नागपुर के पठार की तरह मेघालय के पठार भी कोयला, लोहा, सिलीमेग्नाइट, चूने के पत्थर और यूरेनियम जैसे पदार्थों का भंडार है। इसी क्षेत्र में अधिकतर वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। परिणाम स्वरूप मेघालय का पठार एक अति अपरदित भूतल है। चेरापूंजी नग्न चट्टानों से ढका स्थल है और यहाँ वनस्पति में लगभग नहीं के बराबर देखने को मिलती है। भारतीय मरुस्थल की बात करें, जो हमारा रेगिस्तान होता है, तो जो हमारा राजस्थान उसमें ये पड़ता है। विशाल भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ियों से उत्तर पूर्व में स्थित है। यह एक उबड़ खाबड़ भूतल है जिस पर बहुत से अनुदैर्ध्य रेतीले, टीले और बरखान पाए जाते हैं। यहाँ पर वार्षिक वर्षा 150 मिलीमीटर से कम होती है और परिणाम स्वरूप यह एक शुष्क और वनस्पति रहित क्षेत्र है। इन्हीं स्थलाकृतिक गुणों के कारण इसे मरुस्थली के नाम से भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि मेसोजोइक काल में यह क्षेत्र समुद्र का हिस्सा था। इसकी पुष्टि अकाल में स्थित काष्ठ जीवाश्म पार्क में उपलब्ध प्रमाणों तथा जैसलमेर के निकट ब्रह्मोस के आसपास के समुद्री निक्षेपों से होती है। काष्ठ जीवाश्म की आयु लगभग 18 करोड़ वर्ष आंकी गई है। जो काष्ठ जीवाश्म यानी कितने पूर्व पहले इनका निर्माण हुआ। यद्यपि इस क्षेत्र की भूगर्भिक चट्टान संरचना प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है, तथापि अत्यंत शुष्क दशाओं के कारण इसकी धरातलीय आकृतियां भौतिक अपक्षय और पवन क्रिया द्वारा निर्मित होती हैं। हमने देखा कि अपक्षय से हमें प्रक्रियाएं, जो क्रियाएं हैं वो होती हुई दिखाई देती हैं, पवन के द्वारा ही निर्मित होती हैं। तो यहाँ पर भारतीय मरुस्थल का चित्र दिखाया गया है, जहाँ पर रेगिस्तान हमें देखने को मिलता है। यहाँ की प्रमुख स्थलाकृतियां स्थानांतरित रेतीले टीले, छत्रक चट्टाने और मरुद्यान दक्षिणी भाग में हैं। ढाल के आधार पर मरुस्थल को 2 भागों में बांटा जाता है। सिंध की ओर ढाल वाला उत्तरी भाग और कच्छ के रण की ओर ढाल वाला दक्षिणी भाग है। यहाँ की अधिकतर नदियां अल्पकालिक हैं, क्योंकि यहाँ पर जो नदियां हैं वो बहुत कम देखने को मिलती हैं, क्योंकि सूखा ज्यादा है, यहाँ पर रेगिस्तान है पूरा। मरुस्थल के दक्षिणी भाग में बहने वाली लूनी नदी महत्वपूर्ण नदी है। सबसे महत्वपूर्ण नदी यहाँ की जो है वो लूना नदी है। अल्पवृष्टि और बहुत अधिक वाष्पीकरण की वजह से इस प्रदेश में हमेशा जल का घाटा रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो वर्षा है वो बहुत कम देखने को मिलती है। और दूसरा, यहाँ पर वाष्पीकरण जो है वो अधिक होता है। वाष्पीकरण का मतलब है यहाँ पर गर्मी अधिक होने की वजह से जो पानी है वो गर्म होकर के वाष्प में बदल जाता है। कुछ नदियां तो थोड़ी दूरी तक तय करने के बाद ही मरुस्थल में लुप्त हो जाती हैं। यह अंतः स्थलीय प्रवाह का उदाहरण है, जहाँ नदियां झील या पिलाया में मिल जाती हैं। इन पिलाया झीलों का जल खारा होता है, जिससे नमक का बनाया जाता है। जो नमक आता है वो अधिकतर हमें इसी मरुस्थलीय वाले क्षेत्रों से आता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ का जो पानी है वो अत्यधिक खारा होता है और खारे जल से ही उसका वाष्पीकरण करके नमक जो है मिलता है। तटीय मैदानों की बात करें तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि भारतीय तट रेखा बहुत लंबी है। स्थिति और सक्रिय भूआकृतिक प्रक्रियाओं के आधार पर तटीय मैदानों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक पश्चिमी तटीय मैदान है और एक पूर्वी तटीय मैदान है। पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदानों के उदाहरण है। यहाँ पर अत्यधिक पानी की उपस्थिति है। ऐसा विश्वास है कि पौराणिक शहर द्वारका, जो किसी समय पश्चिमी तट पर मुख्य भूमि पर स्थित था, अब पानी में डूब गया है। जो द्वारका नगरी थी श्री कृष्ण की, उनकी नगरी भी इसी में डूबी हुई बताई जाती है, ऐसे अनुमान लगाए जाते हैं। जलमग्न होने के कारण पश्चिमी तटीय मैदान एक संकीर्ण पट्टी मात्र है और पत्तनों एवं बंदरगाह विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करती हैं। यहाँ पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाहों में कांडला, मझगांव से JLN, नाहवा शेवा, मारमागाओ, मैंगलोर, कोचीन शामिल हैं। उत्तर में गुजरात तट से दक्षिण में केरल तट तक फैले पश्चिमी तटीय मैदान को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। गुजरात का कच्छ और काठियावाड़ तट, महाराष्ट्र का कोंकण तट और गोवा तट, कर्नाटक तथा केरल के क्रमशः मालाबार तट। पश्चिमी तटीय मैदान मध्य में संकीर्ण है, परंतु उत्तर और दक्षिण में चौड़े हो जाते हैं। इस तटीय मैदान में बहने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं। मालाबार तट की विशेष स्थलाकृति कयाल, जिसे मछली पकड़ने और
अंतः स्थलीय नौकायन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यह है तटीय मैदान, हम यहाँ पर देख सकते हैं। और पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षक केंद्र भी यह माने जाते हैं। जो पर्यटक हैं भारी मात्रा में यहाँ घूमने के लिए आते हैं। केरल में हर वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वालम काली नौका दौड़ का आयोजन पुन्नामदा कयाल में किया जाता है। जो नौका दौड़ है यानी कि कौन तेज जो मतलब जिस तरह से दौड़ होती है उस तरह से नावों की दौड़ लगवाई जाती है यहाँ पर, जो नेहरू ट्रॉफी के लिए होती है। पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान चौड़ा है और उभरे हुए तट का यह उदाहरण है। पूर्व की ओर बहने वाली और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां यहाँ लंबे चौड़े डेल्टा बनाती हैं। इसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी का डेल्टा शामिल है। उभरा तट होने के कारण यहाँ पत्तन और पोताश्रय कम है। यहाँ पर महाद्वीपीय शेल्फ की चौड़ाई 500 किलोमीटर है, जिसके कारण यहाँ पत्तनों और पोताश्रयों का विकास मुश्किल है। पूर्वी तट के कुछ पत्तनों के नाम यहाँ पर हम देख ही सकते हैं। द्वीप समूह जो हमारे देश में पड़ते हैं। भारत में 2 प्रमुख द्वीप समूह हैं। कौन कौन से? बंगाल की खाड़ी में और दूसरा अरब सागर में। बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह में लगभग 572 द्वीप हैं। ये द्वीप 6 डिग्री उत्तर से 14 डिग्री उत्तर और 92 डिग्री पूर्व से 94 डिग्री पूर्व के बीच स्थित है। क्योंकि जो हमारा भारत है वो उत्तर पूर्व वाले अक्षांशों में स्थित है, गोलार्ध में स्थित है उत्तर पूर्व वाले जो क्षेत्र है। द्वीप समूह और लबरिंथ द्वीप यहाँ के 2 प्रमुख द्वीप समूह हैं। बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। 26 दिसंबर 2004 को अंडमान और निकोबार द्वीपों का एक प्राकृतिक आपदा से कहर ढाया गया। क्या जो प्राकृतिक आपदा आई थी 26 दिसंबर 2004 में, तो यहाँ पर सुनामी आई थी। सुनामी की वजह से जो हमारा दक्षिणी पॉइंट था इंदिरा पॉइंट वो भी पूरी तरह से डूब गया था। तो यहाँ पर हमें दिखाई देता है उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार, जिसको हम अंडमान निकोबार के नाम से जानते हैं। ये द्वीप समुद्र में जलमग्न पर्वतों का हिस्सा है। कुछ छोटे द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से भी जुड़ी हुई है। जो ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी से भी इनका निर्माण हुआ है। बैरन आइलैंड नामक भारत का एकमात्र जीवंत ज्वालामुखी भी निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। जो ज्वालामुखी भारत में एकमात्र ज्वालामुखी दिखाई देती है जो कि बैरन आइलैंड, वो इसी निकोबार पर दिखाई देती है। यह द्वीप असंगठित कंकड़ पत्थरों और गोलाश्मों से बने हुए हैं। इस द्वीप की मुख्य पर्वत चोटियों में सैडल चोटी उत्तरी अंडमान 778 मीटर, माउंट डियोवोली मध्य अंडमान 1515 मीटर की, माउंट कोयोब दक्षिण अंडमान और 460 मीटर और माउंट थ्रिलर ग्रेट निकोबार 442 मीटर इसमें शामिल है। यहाँ पर इतनी चोटियां हमें देखने को मिलती हैं। पश्चिमी तट के साथ कुछ प्रवाल निक्षेप तथा खूबसूरत पुलिन है। यहाँ स्थित द्वीपों पर संवहनी वर्षा होती है। भूमध्य रेखीय प्रकार की वनस्पति यहाँ पर उगती है। अरब सागर के द्वीपों में लक्षद्वीप और मिनिकोय शामिल हैं। ये द्वीप 80 डिग्री उत्तर से 12 डिग्री उत्तर और 71 डिग्री पूर्व से 74 डिग्री पूर्व के बीच बिखरे हुए हैं। ये केरल तट से 220 किलोमीटर से 440 किलोमीटर दूर स्थित है। पूरा द्वीप समूह प्रवाल निक्षेप से बना है। यहाँ 36 द्वीप हैं और इनमें से 11 पर मानव रहते हैं। मिनिकोय सबसे बड़ा द्वीप है जिसका क्षेत्रफल 415 किलोमीटर है। पूरा द्वीप समूह 9 डिग्री चैनल द्वारा 2 भागों में बटा हुआ है। उत्तर में अमीनी द्वीप और दक्षिण में कनानोरे द्वीप। इस द्वीप समूह पर तूफान निर्मित पुलिन है जिस पर अबद्ध गुटिकाएं, शिलिंग, गोलमिशाएं तथा गोलाश्म पूर्वी समुद्र तट पर पाए जाते हैं। तो यह है द्वीप समूह जो पानी से चारों ओर से घिरे हुए होते हैं, उनको हम द्वीप कहते हैं, आइसलैंड। तो इस तरह से जो हमारा भारत है उसमें हमने इतने प्रकार की स्थलाकृतियां देखी, द्वीप हो, तट हो, मैदान हो, मरुस्थल हो, ये सारी चीज़ें हमारे भारत में उपस्थित हैं। तो आज के इस चैप्टर में इतना ही। थैंक यू।